हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 21 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनमीत कौर को यूके अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये मनमीत कौर कौन है और ये किस देश की पत्रकार है। तो मनमीत कौर को नामांकित किया गया है यूके अवार्ड के लिए। और जानते हैं कि मनमीत कौर क्या है। पहले जानेंगे किस देश की पत्रकार है। तो यह है पाकिस्तान की पत्रकार। कहाँ की पत्रकार है? पाकिस्तान की पत्रकार हैं। इनको यूके अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अगर बात हम इनकी करें कि इनको इस सम्मान से इनको सम्मानित क्यों किया जाएगा, इसको नामांकित क्यों किया गया है। पहले तो आप ये जानिए कि जो मनमीत कौर है पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। कौन है? पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। और इसीलिए इनका आप सम्मानित करने का जरिया समझ सकते हैं। यही कारण आप इनका मान सकते हैं। एक संस्था है सिख समुदाय के अलग से, तो वही इनको सम्मानित करेगी। जो 30 वर्षीय यानी कि 30 वर्ष तक के जो सिख होते हैं, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो, तो कोई इस तरह कोई महान कार्य करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, जिस प्रकार से पहली पाकिस्तान की महिला सिख पत्रकार है, तो उनको यह संस्था सम्मानित करती है। अब बात यहाँ पर पाकिस्तान की आई है। तो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के इमरान खान। कौन है? इमरान खान। अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड के साथ में। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। तो नाबार्ड ने जारी किया है कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? 25,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। किसने? नाबार्ड ने किया है। और किसके लिए किया है? खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए। ठीक है। अब बात नाबार्ड की करते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। किसका? नाबार्ड का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए योगदान दिया है भारत ने। किसने दिया है? भारत ने दिया है। अगर बात हम फिलिस्तीन की करें तो यहाँ की राजधानी जेरूसलम है। और एक आप जेरूसलम के अंदर को लेकर विचलित ना हो, क्योंकि आपसे चाहे इजराइल की राजधानी पूछी जाए चाहे फिलिस्तीन की राजधानी पूछी जाए, और जो फिलिस्तीन के अंदर जो वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था, जो वहाँ पर जो इन शरणार्थियों का कारण है, वो लोगों का शरणार्थी होने का, वो यही विवाद है। जेरूसलम जो कहा जाता है, कुछ लोग इसको येरूशलम कहते हैं, इसी को लेकर विवाद है। इजराइल इसको अपने कब्जे वाली जगह मानता है और फिलिस्तीन इसको अपनी जगह बताता है। तो दोनों की राजधानी जेरूसलम है, इसी को लेकर वहाँ पर विवाद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि इसे विश्व मधुमक्खी दिवस भी कहते हैं। मधुमक्खियों के लाभ बढ़ाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार से आपने पूर्व में चर्चा में सुना होगी, गुजरात की साइड में टिड्डियों का तूफान आया था, टिड्डियों ने फसलों को नष्ट कर दिया था, इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। इसी प्रकार से मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो भी अनेक प्रकार की फसलों को नष्ट कर सकती हैं। इनके जो होने वाली इनसे हानियाँ हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जो इनसे होने वाले लाभ हैं, जैसे कि सामान्य से अगर हम उदाहरण देखें, इनसे शहद प्राप्त होता है अधिकतर मधुमक्खियों से, तो इनके प्रति लाभ और हानियाँ दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को 20 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। तो अम्फान नाम रखा है, ये किसने रखा है? ये जो चक्रवात को नाम दिया गया है अम्फान, ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा इस चक्रवात को अम्फान नाम दिया गया है। अगर बात हम थाईलैंड के बारे में करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ के पीएम हैं पियूट चान ओचा। कौन है? पियूट चान ओचा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि वू के। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात हम वू के बारे में करें तो वू की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है वू का। और 22 मई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है।
और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स से डेली जुड़े होंगे, यदि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेली हमारी करंट अफेयर्स क्लास अभी तक नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ले लें, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि वू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, या आरबीआई का मुख्यालय हो, या किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसी प्रदेश की राजधानी, किसी प्रदेश के सीएम या राज्यपाल का नाम, कुछ भी पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर में डेली रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि वो से कल भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी कई बार क्वेश्चन आ रहा था, और इस प्रकार अन्य राज्यों से, अनेक देशों से इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो प्लीज़ करंट अफेयर को डेली लीजिए और करंट अफेयर के साथ में आप रिविजन भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, लेकिन किस देश की कंपनी को दी है और क्यों, ताकि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो सके। किसके लिए? जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, नोएडा के पास जो जेवर है, जहाँ पर प्रस्तावित जो हवाई अड्डा था, इसका जो निर्माण होना है, तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अब ये जिसके बारे में जानते हैं कि जेवर नोएडा हवाई अड्डा, क्या चक्कर है। जेवर नोएडा हवाई अड्डा, इसको बनाया क्यों जा रहा है? जो दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि उस पर जो है कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि उस पर जो संख्या है, जो आवागमन है, आना और जाना, जहाज़ों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी को लेकर ये बनाया जा रहा है, ताकि उस पर से, आईजीआई के ऊपर से, इसका जो दबाव है बहुत ज़्यादा, वो कम हो सके। इसलिए जेवर के अंदर, जेवर दिल्ली के पास भी है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, नोएडा आसपास के जो ज़िले पड़ते हैं, गाजियाबाद, तो जेवर के अंदर ये हवाई अड्डा प्रस्तावित है और यहाँ पर स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। अब बात करते हैं नोएडा की, क्योंकि नोएडा और जेवर ये इसी के जनपद के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंतर्गत। गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विशेषकर पूछते, अन्य राज्यों में भी जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा सीटें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, राजकीय वो पुष्प क्या है, इस तरह क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जनपदों की संख्या यानी कि जिलों की संख्या 75 है, और यहाँ पर जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। आपको याद रखना है, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 80। ठीक है। और अगर बात उत्तर प्रदेश के बारे में करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है, और आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, और पहले भी पूछे गए हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखना है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है पलाश। और अगर पूछा जाए कि राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या कोच यहाँ का राजकीय पक्षी है, और बारहसिंगा है यहाँ का राजकीय पशु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है। तो वीडियो के माध्यम से केवाईसी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना ने स्वदेशीकरण के कारण अपनी कितनी परियोजनाओं को टाल दिया है। तो वायुसेना ने स्वदेशीकरण के कारण अपनी हाल ही में 3 परियोजनाओं को टाल दिया है। कितनी परियोजनाओं को टाला है? 3 परियोजनाओं को टाला है। वायुसेना ने इनको टाला है। तो वायुसेना की बात करें यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं RKS भदौरिया। इस बात को आपको याद रखना है। 8 अक्टूबर 1932 को IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने रेल बोट आरबोट विकसित किया है। एक प्रकार का रोबोट है जो कि सहायता करेगा कोविड-19 संक्रमण से जो रोगी अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं उनके संबंध में चिकित्सकों की जो सहायता करेगा। तो रेल बोट विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मई। कब मनाया जाता है? 20 मई। लेकिन 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है। यानी कि 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस के अंदर हुई थी।
तो इसी वर्षगांठ को याद करने के लिए ये 20 मई को मनाया जाता है। इसके द्वारा, इस संधि के अंदर क्या होता है, इसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। यानी कि जिसका मानक होता है, मानक पत्ती होती थी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो जो है वो इस दिन बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में RTI हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यानी कि अब तक तो आप RTI की जो सूचना मांगते थे वो एक पत्र के माध्यम से मांगते थे, अब RTI हेल्पलाइन के लिए RTI हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन ये जारी किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये किया गया है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा किया गया है। बात पंजाब की करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और राज्यपाल है यहाँ के VP सिंह बदनौर। और अगर बात करें पंजाब की है कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ शहर का नाम आया तो चंडीगढ़ से कई क्वेश्चन और बन जाते हैं, क्योंकि आपको एक बात तो बता दें, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है, और चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ से 2-3 क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प करने के लिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्लास कैसी लगी है। और अभी तक यदि आपको कोविड-19 क्वेश्चन क्लास के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर ले लें। हमारी क्लास 11 अभी तक आ चुकी हैं, तो 11 क्लास आ चुकी है कोविड-19 क्वेश्चन की, क्योंकि आपके होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आने वाली जो आपकी परीक्षा है, चाहे आपका रेलवे NTPC का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC CHSL का एग्जाम हो, SSC का अन्य एग्जाम हो, चाहे आपका राज्य स्तरीय किसी भी राज्य का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या फिर बिहार या फिर राजस्थान, किसी भी राज्य का, पटवारी, SI UP पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस की कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जो वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इसी को लेकर हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो इसको जरूर आप क्लासेस को अभी तक आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ इन 11 क्लासेस जो तक आ चुकी हैं इनको जरूर ले लें। और हमारी बहुत जल्द जो 12वीं क्लास है, जो 12th क्लास है, वो आने वाली है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा आपका, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे आपका कोई बड़ा एग्जाम हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ क्लास को मिस ना करें, क्लास बिल्कुल ज़रूर ले लें।